आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभिलेख से संबंधित कुछ और प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख से किन शक शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। आपके सामने ऑप्शन है रुद्रदमन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, अब इनका जवाब दीजिए, इनसे किन शक शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें पता है जहाँ तक कि जूनागढ़ अभिलेख जो है उनसे हमें रुद्रदामन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी रीजन से इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक से अधिक। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अभिलेख के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करवाई थी, पर मैं उसका एक बार थोड़ा फिर से रिपीटेशन कर देती हूँ ताकि आपको उस चीज़ का रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने मैंने बात किया था कि जैसे प्राचीन अभिलेख जो हैं जो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, इसमें बोगजकोई से भारत के बारे में भी जानकारी बहुत सारी हमें प्राप्त हुई है। और बोगजकोई जो अभिलेख है उससे हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्र नामक वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। जो बोगजकोई जो मैंने बताया था, बोगजकोई, इस बोगजकोई से हमें किसके किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बोगजकोई जो है तो इससे हमें कुछ वैदिक देवताओं के बारे में बातें प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें इंद्र हो गया, वरुण हो गया, इसके बाद मित्र हो गए, नासत्य हो गया, नाशत्य हो गया। ये सभी से हमें बोगजकोई अभिलेख से इन वैदिक देवताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो आरंभिक अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा में थे, फिर बाद में वो संस्कृत भाषा में दूसरी सदी से स्टार्ट हो जाते हैं। और अशोक के बारे में भी बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें धम्म, सीमा या शासन नीतियाँ के बारे में पता चलता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो उदयगिरी जो है वो अभिलेख प्राप्त हुआ कि हाथी गुम्बा से, ऐहोल से, नासिक से। तो जो ये उदयगिरी है तो इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उदयगिरी, ये हमें किससे मिलती है, हाथी गुम्बा अभिलेख से, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल की भी उपलब्धि प्राप्त होती है। और ये जो उदयगिरी है इससे क्या हो गया, ये हाथी गुम्बा का बात हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजय की नीतियाँ। समुद्रगुप्त के विजय की नीतियाँ ये किससे प्राप्त होती है। तो ये जो है ये किससे हमें प्राप्त होती है, प्रयाग अभिलेख से, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। अगर हम कुछ और स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो उसमें जैसे मेहरोल स्तंभ है, मेहरोल स्तंभ, तो मेहरोल स्तंभ से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे फिर मैंने कहा कि समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें प्रयागराज से प्राप्त होती है। और भी कुछ अभिलेख हैं जिसके बारे में हम अगले के क्वेश्चन में करते हैं। इसी में हम आपको और भी अभिलेख के बारे में जानकारी बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मथुरा स्तंभ के बारे में, मथुरा स्तंभ, तो मथुरा स्तंभ जो होता है तो इससे हमें मथुरा स्तंभ से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बौद्ध स्तंभ की बात करते हैं, बौद्ध स्तंभ, तो बौद्ध स्तंभ से हमें राजा वसुदेव के बारे में बातें प्राप्त होती है। राजा वसुदेव, इसके बारे में हमें बौद्ध स्तंभ से प्राप्त होती है। इसके बाद गरुड़ स्तंभ अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, गरुड़ स्तंभ, तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख का बात करें तो इससे हमें भागभद्र के बारे में प्राप्त होता है। किसके बारे में, भागभद्र के बारे में हमें बातें प्राप्त होती है। इसके बाद एरन, अगर हम एरन की बात करते हैं, एरन अभिलेख की, तो इससे हमें एरन अभिलेख से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में प्राप्त होता है बातें, समुद्रगुप्त। इसके बाद फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख है, जिससे हमें स्कंदगुप्त के बारे में प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ से हमें किस चीज़ के बारे में प्राप्त होती है बातें, स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। फिर बिहार स्तंभ अभिलेख से भी हमें इसके बारे में प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के बारे में। एरन अभिलेख से भानुगुप्त के बारे में प्राप्त होता है। और तुलगुंडा अभिलेख से
गुप्तकालीन राजाओं के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो ये कुछ विश्लेषण थी अभिलेख से संबंधित। इसके बाद अगर हम लिपियों की बात करते हैं तो अशोक की अधिकतर जो शिलालेख हुआ करती थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, जो बाएं से दाएं में लिखी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के बारे में उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है गरुड़ अभिलेख, एरन अभिलेख, भीतरी अभिलेख या इनमें से कोई है एक से अधिक। तो महाभारत के बारे में जो उल्लेख है वो हमें गरुड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। गरुड़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इससे आगे की भी बात करते हैं तो जैसे शुंग वंश थे, शुंग वंश था, शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में भी जो जानकारी प्राप्त होती है, शुंग वंश के बारे में, इसकी जानकारी हमें बौद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बौद्ध स्तंभ अभिलेख से शुंग वंश के बारे में प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं प्रथम गुप्त अभिलेख के बारे में, इसमें महेश्वर समुदाय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, वैष्णव धर्म के बारे में। तो अगर हम वैष्णव धर्म के बारे में बोलेंगे, जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये भी हमें जो है गरुड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? गरुड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हमने समुद्रगुप्त के बारे में बात करना, गुप्तकालीन समुद्रगुप्त, तो एरन स्तंभ अभिलेख से भी प्राप्त होती है उनके बारे में। फिर भगवान विष्णु या मातृ विष्णु, धन्य विष्णु या ध्वज विष्णु का बात करें तो उनका भी जानकारी हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। इस एरन अभिलेख से हमें किसके बारे में प्राप्त होता है? तो अगर भगवान विष्णु का बात करें हम, भगवान विष्णु, तो इनसे हमें एरन अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, तो स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। और बिलसर स्तंभ अभिलेख से हमें गुप्त संवत के बारे में भी प्राप्त होता है। इसके बाद एरन स्तंभ अभिलेख से भानुगुप्त जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर कहे जाते थे, उन्होंने हुनों के विरुद्ध युद्ध किया था और उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी की सती होने का भी उल्लेख जो मिलता है वो भी हमें एरन अभिलेख से ही प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं तालगुंडा अभिलेख की, तालगुंडा अभिलेख के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? मयूर शर्मन से संबंधित है, जो गुप्तकालीन के शासक थे। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लव में संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अब हम थोड़ा सा लिपियों के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो जिसमें ब्राह्मी जो लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि, ये जो ब्राह्मी लिपि है ये अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। और ये लिपियाँ जो होती है वो क्या होती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और इसके बाद अगर हम खरोष्टी लिपि की बात करते हैं, खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि की जो जानकारी है, इसमें भी अशोक के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। इसके बाद यूनानी और आर्मेयिक लिपि जो है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग किया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाकिस्तान में अधिकतर जो बात की गई है कौन सी लिपि की, तो वो उसमें अशोक के बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है वो है यूनानी और आर्मेयिक लिपि में, यूनानी और आर्मेयिक लिपि। तो ये मैंने लगभग सारे अभिलेख के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवा दी है। इसके अगले वीडियो में हम कुछ साहित्यिक स्रोत के बारे में डिटेलिंग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और इसे आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन और आपके सामने ले आऊँ। धन्यवाद।